स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लासेस एंड मोस्ट वेलकम टू क्लास 11th। क्लास 11th में आके आप लोगों को कैसा लग रहा है आप लोग बताइए। एंड बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी है अभी, ठीक है। 11th में बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी, ठीक है ना, कुछ अच्छा करना है तो। एंड अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जिनको मतलब बेस नहीं आता, क्लास स्कूल में जो पढ़ा था उसका बेस नहीं पता, बायोलॉजी का बेस नहीं पता, क्योंकि बहुत स्टूडेंट ऐसे होते हैं स्कूल में बायोलॉजी रट्टा मार के मतलब मार्क्स लेके आ जाते हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री वाला पोर्शन में ध्यान देते हैं। तो ऐसा कोई अगर है तो प्लीज मेरे प्लेलिस्ट में क्लास 6 से लेके क्लास 10 तक के सारे बॉटनी के लेक्चर्स दिए हुए हैं, वहां से तुम लोग कवर कर सकते हो, ठीक है। तो अभी आज हम स्टार्ट करने वाले हैं द वेरी फर्स्ट चैप्टर ऑफ बायोलॉजी, दैट इज द लिविंग वर्ल्ड, द फर्स्ट एंड द इजीएस्ट चैप्टर ऑफ बायोलॉजी, ठीक है। सो द लिविंग वर्ल्ड स्टार्ट करेंगे। ये जो चैप्टर है इसमें टोटल 4 टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले व्हाट इज लिविंग, देन डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, देन टेक्सोनोमिक कैटेगरीज एंड द लास्ट टॉपिक इज टेक्सोनोमिकल एड्स, ठीक है। तो ये इस चैप्टर में ये 4 टॉपिक कवर होने वाला है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट टॉपिक, दैट इज व्हाट इज लिविंग। आर यू एक्साइटेड? लेट्स स्टार्ट। लिविंग, ठीक है। सो लिविंग है क्या, ये तो तुम लोग को पता होगा, क्लास 10 में पढ़ के आए हो। लिविंग क्या है? लिविंग इज एनीथिंग दैट कंटेन्स लाइफ, जिसके पास लाइफ है वो लिविंग है, ठीक है। अब पहले मैंने पूछा लिविंग क्या है, अब मैं बोल रही हूँ जिसके पास लाइफ है वही लिविंग है। अब ये लाइफ क्या है बताओ, लाइफ क्या है? लाइफ क्या है? बहुत ही कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है। लाइफ इज ऑल अबाउट कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। लाइक हमारे बॉडी में कितने सारे केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं ना, वो सारे केमिकल रिएक्शन से तो हम चल रहे हैं ना, तो इसीलिए कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स को हम क्या बोलते हैं? लाइफ बोलते हैं, ठीक है। जिसमें लाइफ प्रोसेसेस लाइक बहुत सारे सिस्टम, न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन इज नॉट नेसेसरी, एक्सक्रीशन, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, ये सब प्रोसेस जिसमें चलता है उसी को हम क्या बोलते हैं? लाइफ बोलते हैं, ठीक है। और जिसके पास ये लाइफ होता है वही लिविंग होता है, ठीक है। अब तो वर्ड तुम लोग जानो, व्हाट इज पॉपुलेशन एंड व्हाट इज कम्युनिटी। व्हाट इज, अब ये मत सोचना ये पॉलिटिक्स या हिस्ट्री पढ़ाने लग गया, ऐसा नहीं है, ये भी साइंस है, ठीक है। पॉपुलेशन का मतलब क्या है? ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीशीज इज कॉल्ड पॉपुलेशन, ठीक है। एंड 2 3 4 पॉपुलेशन मिलके कम्युनिटी फॉर्म करता है, समझो, ठीक है। नोट्स पे उतना फोकस मत करो, लेकिन ये नोट्स जो है ना वो स्क्रीनशॉट मार लेना, ठीक है, लिख लेना, क्योंकि समझना है। और तुम हाँ समझ रहे हो, लेकिन उसके बाद एनसीईआरटी तो रिवाइज करोगे, एनसीईआरटी में सब कुछ दिया हुआ है, लेकिन फिर भी जो नोट्स होता है वो लिख लेना, उसको देख लेना, तो पूरा रिवाइज करने में आसानी होगा कि मैंने क्या क्या बोला था, वो सब कुछ याद आ जाएगा अगर तुम नोट्स देखोगे तो, ठीक है। तो पॉपुलेशन और कम्युनिटी है क्या? मान लो कि ह्यूमन का, बहुत सारे ह्यूमन, ठीक है, ह्यूमन एक स्पीशीज है, एनिमल एक स्पीशीज है, प्लांट एक अलग स्पीशीज है, ठीक है। तो बहुत सारे प्लांट एक साथ होके मिलते हैं, वो बनाते हैं पॉपुलेशन। बहुत सारे ह्यूमन एक साथ मिलके बनाते हैं पॉपुलेशन, बहुत सारे एनिमल्स एक साथ मिलके बनाते हैं पॉपुलेशन। तो ह्यूमन, एनिमल्स और प्लांट्स, ये तीनों अलग अलग पॉपुलेशन है। अब ये तीनों मिलके बनाता है एक कम्युनिटी। समझ में आ गया? ठीक है। अब देखो व्हाट इज लिविंग। कोई भी चीज लिविंग होने के लिए उसमें क्या होना चाहिए? उसमें लाइफ होना चाहिए। लेकिन लाइफ है ये हम कैसे पता लगाएंगे? कुछ तो फीचर्स होगा ना। तो फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, 2 तरह का फीचर होता है। एक होता है डिफाइनिंग फीचर, एक होता है नॉन डिफाइनिंग फीचर, ठीक है। डिफाइनिंग फीचर्स वो फीचर्स या वो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है जो सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है, और लिविंग, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये होना ही पड़ेगा, मस्ट, कंपल्सरी, ठीक है। उसी को हम बोलते हैं डिफाइनिंग फीचर, ठीक है। और नॉन डिफाइनिंग फीचर वो होता है जो लिविंग में भी हो सकता है, नॉन लिविंग में भी हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है सिर्फ लिविंग में प्रेजेंट हो लेकिन सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट नहीं भी हो सकता है, ठीक है। उसको हम बोलते हैं नॉन डिफाइनिंग फीचर, ठीक है। तो अब हम डिस्कस करते हैं डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग फीचर क्या होता है। सो डिफाइनिंग फीचर जिसमें ही होगा वो लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा, ठीक है। सो हम 4 तरह का कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स पढ़ेंगे: ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म एंड कॉन्शियसनेस। ये 4 फीचर्स एनसीईआरटी में दिया हुआ है। अब ये 4 फीचर्स में से कौन सा डिफाइनिंग फीचर है, कौन सा नॉन डिफाइनिंग फीचर है, वो हम डिस्कस करते हैं। डिफाइनिंग फीचर जिसमें होगा वही लिविंग ऑर्गेनिज्म हम बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा लिविंग है, ठीक है। सो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज
ग्रोथ, तो वो डिस्कस करते हैं अभी, ठीक है। मैं यहाँ पे नोट्स बनाने के लिए क्यों बोल रही हूँ, देखो क्लास 6 से 10 तक हाँ उतना नोट्स की इंपॉर्टेंस नहीं थी क्योंकि वो एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से मेंशन था। ऐसा नहीं है कि अभी एनसीईआरटी में नहीं है, अभी तो और भी बहुत अच्छे से मेंशन है, बट स्टिल मतलब अभी 11 से क्या होगा ना, बहुत ज्यादा होगा एनसीईआरटी में, ठीक है। तो इसीलिए तुम्हारे पास एक प्रॉपर नोट्स होना चाहिए ताकि मतलब तुम जब रिवाइज करो तब वो सब चीजें देख के याद आ जाए। लाइक एनसीईआरटी में बहुत ज्यादा थ्योरी लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पे इतना ज्यादा थ्योरी तो नहीं लिखा, मेन पॉइंट कुछ ऐसे वर्ड्स है वो सब लिखा जो देख के तुम्हारे दिमाग में याद आ जाएगा, ठीक है। लाइक मैंने अभी ग्रोथ लिखा, एनसीईआरटी में ग्रोथ के ऊपर हाफ पैराग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन मैं हाफ पैराग्राफ ऐसे थ्योरी टाइप तो छापूंगी नहीं, कुछ मेन पॉइंट बोलूंगी इसके बारे में, तो वो मेन पॉइंट जो है वो तुम्हें देख के रिविजन के टाइम याद आ जाएगा कि हाँ ऐसा ऐसा होता है, तो पूरा एनसीईआरटी याद आ जाएगा क्या क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसीलिए अपने हिसाब से नोट्स बना लेना, ठीक है, जैसे तुम्हें समझ में आए, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं अभी। छैया 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 चल छैया 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 चल छैया 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 चल छैया छैया छैया, इतने आता है मुझे इसके आगे नहीं आता। वो शाहरुख खान जो पोज देता है फिर डांस करते हैं, इतना आता है मुझे। चलो ओके, सो फर्स्ट जो कैरेक्टर है दैट इज ग्रोथ, ठीक है। तो हमें देखना है ये डिफाइनिंग फीचर है या नॉन डिफाइनिंग फीचर है, क्योंकि अगर डिफाइनिंग फीचर होगा तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि नॉन डिफाइनिंग फीचर होगा तो लिविंग में नहीं होगा, बट हम अगर ये नॉन डिफाइनिंग फीचर निकला तो सिर्फ इसको देख के हम कोई चीज को नहीं बोल सकते कि लिविंग है, ठीक है। ओके, तो ग्रोथ होता क्या है एक्चुअली में, increase in body mass and increase in number of individuals are twin characteristics of growth. What does it mean? ये क्या बोल दिया है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आया, ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ, मुझे कुछ नहीं आ रहा, मैं बोलती हूँ ये क्या बोल रहा है। इंक्रीज इन बॉडी मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आर ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ। ग्रोथ का ट्विन कैरेक्टर्स क्यों बोला गया, क्योंकि दोनों साथ में होता है। इंक्रीज इन नंबर ऑफ बॉडी मास का मतलब क्या है, सेल डिवीजन। तुम्हारा जो ग्रोथ हो रहा है प्लांट का, एनिमल का जो ग्रोथ हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, सेल डिवीजन की वजह से हो रहा है। और जब मेरे बॉडी में सेल डिवाइड करेगा तब मेरा ग्रोथ होगा, तब मेरा बॉडी मास इंक्रीज होगा कि नहीं, बताओ जरा। कोई एक एनिमल है उसके बॉडी में सेल डिवीजन हो रहा है, इसका मतलब उसका ग्रोथ हो रहा है, तो उसके बॉडी में मास जो है वो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। और नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इंक्रीज क्यों होगा, क्योंकि जब वो ग्रोथ करेगा, ग्रोथ करने के बाद ही तो वो रिप्रोड्यूस कर सकता है ना, रिप्रोडक्शन के बाद नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसीलिए इंक्रीज इन बॉडी मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स जो है वो ट्विन कैरेक्टर्स है ग्रोथ का, मतलब ये दोनों साथ में होता है, ठीक है। अब ये जो ग्रोथ होता है ये दो तरह का ग्रोथ होता है, ठीक है। एक होता है इंट्रिंसिक ग्रोथ, एक होता है एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। इन और एक्स यहां से तो समझ में आ ही गया होगा। इंट्रिंसिक ग्रोथ मतलब इंटरनल ग्रोथ, ठीक है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है, ठीक है। और एक्सट्रिंसिक ग्रोथ का मतलब है एक्सटर्नल ग्रोथ, जो कि नॉन लिविंग दैट इज डेड ऑर्गेनिज्म में होता है, ठीक है। नॉन लिविंग, नॉन डेड लिख रही हूँ भाई साहब, नॉन लिविंग, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, हमें यहाँ पे दिख रहा है कि जो ग्रोथ है वो लिविंग में भी हो रहा है, नॉन लिविंग में भी हो रहा है। कैसे हो रहा है, देखो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है लाइक हम ह्यूमन, प्लांट, एनिमल, उनका जो ग्रोथ होता है वो इंटरनल होता है, यहाँ पे सेल डिवीजन होता है, मतलब हम इंटरनली ग्रो कर रहे हैं, हमारे बॉडी में सेल डिवाइड कर रहे हैं तभी हम ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन एक्सट्रिंसिक ग्रोथ क्या होता है, जो नॉन लिविंग होता है लाइक जो माउंटेन्स होता है, क्योंकि अगर इंक्रीज इन बॉडी मास ही ग्रोथ है तो माउंटेन में भी तो होगा। माउंटेन जो होता है, मान लो ये माउंटेन है, उसमें बर्फ गिरा, ठीक है, ऊपर बर्फ गिरा, तो बर्फ गिरने के बाद उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, ठीक है, बाहर की तरफ से उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, तो उसका बॉडी मास जो है वो इंक्रीज हो जाएगा ना। तो इंक्रीज इन बॉडी मास अगर ग्रोथ है तो ये भी एक तरह का ग्रोथ हुआ ना, लेकिन ये बाहर की तरफ ग्रोथ है, यहाँ पे अंदर की तरफ ग्रोथ नहीं हो रहा, कोई सेल डिवीजन नहीं हो रहा, इसमें सेल है ही नहीं, है ना। तो ये होता है एक्सट्रिंसिक ग्रोथ, ठीक है। तो ग्रोथ जो है वो लिविंग में भी होता है, नॉन लिविंग में भी होता है, ठीक है। सो ये क्या है, इट इज अ नॉन डिफाइनिंग फीचर, है कि नहीं।
क्योंकि डिफाइनिंग फीचर जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ लिविंग में प्रेजेंट होता है और सारे लिविंग में। देखो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें भी ग्रोथ होता है, लेकिन नॉन लिविंग में भी होता है, इसीलिए ये नॉन डिफाइनिंग फीचर है। तो हम सिर्फ ग्रोथ को देख के बता नहीं सकते कि ये ऑर्गेनिज्म लिविंग है। कोई चीज में अगर ग्रोथ हो रहा है तो हम सिर्फ ग्रोथ को देख के नहीं बोल सकते कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है, क्योंकि ग्रोथ जो है वो नॉन लिविंग में भी होता है, तो ये नॉन लिविंग भी हो सकता है ना। तो और बाकी कैरेक्टर्स अभी पढ़ेंगे, ठीक है। सो ग्रोथ also occurs in non-living things like mountain, ठीक है। ये सब लिख लेना तो मेन पॉइंट देख के तुम्हें सारा का सारा कहानी याद आ जाएगा, ठीक है। सो इट इज अ नॉन डिफाइनिंग फीचर, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं अभी, नेक्स्ट फीचर इज रिप्रोडक्शन, ठीक है। ओके चलो। वे माही मैनू झड्डियो ना कि तेरे बिना दिल नहीं लगना। किसको किसको सीटी बजानी आती है? मुझे तो नहीं आती। कैसे बजाते हैं? ऐसे देखे जो ऐसे बजा देते हैं, मेरा होता ही नहीं है। मैं बहुत बार ट्राई करती हूँ बट मेरा होता नहीं है, ये टैलेंट नहीं है। किसके पास ये टैलेंट है कमेंट करो। ओके सो लेट्स स्टार्ट रिप्रोडक्शन, ठीक है। Plants and animals reproduce through sexual and asexual means, but some infertile human couple, sterile worker bees and mules can't reproduce. So reproduction is also a non-defining feature. देखो plants और animals, प्रोकैरियोट, यूकैरियोट, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर जो भी ऑर्गेनिज्म है वो बहुत सारे मेथड से, लाइक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या क्या होता है हमने पढ़ा, बर्डिंग, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, स्पोर फॉर्मेशन, वेजिटेटिव प्रोपागेशन, कितने सारे मेथड है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। सो एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके प्लांट और एनिमल रिप्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। लेकिन तो प्लांट और एनिमल लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। सो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, लेकिन नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म कभी रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, ठीक है। रिप्रोडक्शन के लिए हमेशा सेल चाहिए, ठीक है। सेल डिवाइड होगा तभी रिप्रोडक्शन होगा ना। अब नॉन लिविंग चीज एटम मॉलिक्यूल से बना है, उसमें सेल है ही नहीं, तो वो कहाँ से रिप्रोड्यूस करेगा, ठीक है। सो तुम्हें लग रहा है क्या कि ये डिफाइनिंग फीचर है कि सिर्फ ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है, क्योंकि नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कर ही नहीं सकते। लेकिन ये भी डिफाइनिंग नॉन डिफाइनिंग फीचर है, डिफाइनिंग फीचर नहीं है। कैसे? सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हमें पता है रिप्रोड्यूस करते हैं, बट स्टिल कुछ ऐसे होते हैं लाइक इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स। फर्टाइल और स्टेराइल क्या होता है? स्टेराइल मतलब जो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते, और फर्टाइल मतलब जो रिप्रोड्यूस कर पाते हैं, ठीक है। कुछ ह्यूमन कपल्स होते हैं, उनमें कुछ डिफेक्ट होता है जिसकी वजह से वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, ठीक है। कुछ स्टेराइल वर्कर बीस होता है, वो भी नहीं करते। म्यूल जो है, म्यूल क्या है? म्यूल होता है डंकी और हॉर्स का ब्रीड। डंकी और हॉर्स को अगर हम क्रॉस ब्रीडिंग कराएंगे तो जो प्रोडक्ट निकलता है वो म्यूल होता है, ठीक है। और म्यूल जो होता है वो स्टेराइल होता है, ये रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता। लेकिन ये लोग तो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लेकिन ये रिप्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं ना। तो डिफाइनिंग फीचर होने का कंडीशन क्या था कि सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये कैरेक्टर होना ही पड़ेगा, तभी वो डिफाइनिंग फीचर होगा। तो रिप्रोडक्शन जो है वो नॉन लिविंग में नहीं होता, लेकिन सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी रिप्रोडक्शन नहीं होता। तो इसीलिए रिप्रोडक्शन इज ऑल्सो ए नॉन डिफाइनिंग फीचर, ठीक है। तो कोई एक ऑर्गेनिज्म अगर रिप्रोड्यूस कर रहा है, अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, तो हम ये बोल नहीं सकते कि ये लिविंग है, क्योंकि ये नॉन डिफाइनिंग फीचर है। सिर्फ रिप्रोडक्शन को देख के हम नहीं बोल सकते, ठीक है। अब हम बाकी दो फीचर को देखते हैं। ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों को देख के हम बोल नहीं सकते कि ये लिविंग है, क्योंकि ये जो है ये नॉन डिफाइनिंग फीचर है, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है, नेक्स्ट जो फीचर है दैट इज मेटाबॉलिज्म। वो पढ़ने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, वो देख लो रहो, एकदम पानी वानी लेके बैठा करो, ठीक है। बहुत एंजॉय करके पढ़ा करो यार, ये पढ़ के तुरंत एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ो, ठीक है, सब समझ में आ जाएगा, है कि नहीं। ओके लेट्स डिस्कस अ छोटू सा टॉपिक है, छोटू सा प्यारा सा नन्हा सा मुन्ना सा टॉपिक, ठीक है। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ग्रोथ इक्वल रिप्रोडक्शन। ये क्या है ग्रोथ इक्वल रिप्रोडक्शन?
इसका मतलब है कि देखो, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है जिसमें एक ही सेल होता है, उसमें ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो है वो दोनों इक्वल होता है। कैसे? मान लो एक बैक्टीरिया है, ठीक है, बैक्टीरिया इज ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, पता है ना। तो बैक्टीरिया का जब ग्रोथ होगा, ठीक है, ग्रो होने के बाद जब वो अच्छे से मैच्योर हो जाएगा तब वो रिप्रोड्यूस कर लेगा, बाइनरी फिशन या कुछ और प्रोसेस करेगा, ठीक है, करके दो डॉटर सेल का फॉर्मेशन कर लेगा, ठीक है। तो इसी को इसका ग्रोथ बोलेंगे। जब बैक्टीरिया ग्रो हो जाएगा तभी वो रिप्रोड्यूस कर लेगा, फिर ये दो डॉटर सेल फिर से ग्रो होगा, ग्रो होने के बाद फिर से रिप्रोड्यूस कर लेगा। ग्रोथ होने के बाद वो बैठा नहीं रहेगा, ठीक है, ग्रोथ होने के बाद तुरंत रिप्रोड्यूस कर लेगा, फिर वो जो डॉटर सेल बनेंगे वो फिर से ग्रोथ होगा, ग्रोथ होने के बाद रिप्रोड्यूस कर लेगा, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं बैक्टीरिया में ग्रोथ हुआ है मतलब अभी वो रिप्रोड्यूस करेगा। अगर मैंने बोला कि बैक्टीरिया ने जस्ट रिप्रोड्यूस किया मतलब उसका टोटली ग्रो हो गया था, ठीक है। तो इसीलिए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है उसमें ग्रोथ इक्वल रिप्रोडक्शन बोला जाता है, और इसको हम बोलते हैं म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट्स, ठीक है। म्यूचुअल मतलब इक्वल, so mutually inclusive events, ठीक है। but in multicellular organism growth is not equal reproduction, obviously जो multicellular है, like हम multicellular है, humans multicellular है, लेकिन humans में तो ऐसा नहीं है ना, like ह्यूमंस में एक सर्टेन एज तक आगे ग्रोथ रुक जाता है, ठीक है, ग्रोथ रुक जाता है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, ग्रोथ रुकने के बाद वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, ऐसा तो नहीं है ना। तो इसीलिए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ इज नॉट इक्वल रिप्रोडक्शन, इसको हम बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, ठीक है, इवेंट्स, ओके। सो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या है, ग्रोथ इक्वल रिप्रोडक्शन है, बट मल्टीसेलुलर में ग्रोथ इज नॉट इक्वल रिप्रोडक्शन, ठीक है। समझ में आ गया छोटू सा प्यारा सा टॉपिक, ठीक है। तो हमने भी दो फीचर पढ़ा, ओके। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट फीचर। चन्ना तू मैनू मिल जा, ओके। मेटाबॉलिज्म देखते हैं अभी, ठीक है। मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म, व्हाट इज मेटाबॉलिज्म, ये वर्ड तुम लोगों ने पहली बार सुना होगा, ठीक है, 11th में आके। तो मेटाबॉलिज्म है क्या, नहीं 6 से 10 तक भी सुना होगा लेकिन उतना नहीं बोला होगा, ठीक है। मेटाबॉलिज्म क्या है, सम ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस अकर इन अ बॉडी इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट या एनिमल कुछ भी हो, उनके बॉडी में जो भी केमिकल रिएक्शंस हो रहा है, सेल में जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहा है, हमारे ये पूरे बॉडी में जितने केमिकल रिएक्शंस हो रहा है सबको एक साथ हम क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शंस, और उसी को हम क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म। बोलते हैं ना लोग कि इसका मेटाबॉलिज्म अच्छा है, मतलब क्या है कि उसके बॉडी में बहुत अच्छे से केमिकल रिएक्शन सारे के सारे हो रहे, ठीक है। तो मेटाबॉलिज्म जो है वो दो तरह का होता है, एक होता है एनाबॉलिज्म एंड द अदर वन इज कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म में एनाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं, मतलब यहाँ पे क्या होता है, एनर्जी अब्जॉर्ब होता है, ठीक है, एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। यहाँ पे जो भी रिएक्शन हो रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है, एनर्जी अब्जॉर्ब हो रहा है, ठीक है। एक है कैटाबॉलिज्म, ये होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यहाँ पे क्या होता है, एनर्जी रिलीज होता है, ठीक है। अब मेटाबॉलिज्म एक डिफाइनिंग फीचर है कि नहीं, देखो सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में मेटाबॉलिज्म होना ही पड़ेगा, ठीक है, नहीं तो वो जिंदा रह ही नहीं सकते, वो सेल रह ही नहीं सकते। रिप्रोडक्शन की बात अलग थी, रिप्रोडक्शन में अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म है लेकिन अगर रिप्रोड्यूस उसको नहीं करना उसकी मर्जी है, तुम्हारी मर्जी है भाई, तुम शादी करके बच्चा करोगे कि नहीं ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि नहीं। अगर तुम्हारी मर्जी है कि हम तो अकेले रहेंगे जिंदगी में, भाई मुझे अपना नेक्स्ट जनरेशन को आगे नहीं बढ़ाना है, तो तुम रिप्रोड्यूस नहीं करोगे, है ना, दैट इज नॉट एसेंशियल, बट मेटाबॉलिज्म इज एसेंशियल, ठीक है। तुम अगर बोलोगे कि मैं तो मेटाबॉलिज्म नहीं करूंगी तो ये होगा क्या, तुम्हारे बॉडी में सेल में सारे के सारे केमिकल रिएक्शंस होना पड़ेगा तभी तुम जिंदा रहोगे ना। रिप्रोड्यूस करके बिना करके भी तुम जिंदा रह सकते हो, लेकिन विदाउट मेटाबॉलिज्म यू कांट लिव, राइट। सो मेटाबॉलिज्म जो है वो सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में होना ही पड़ेगा। अब नॉन लिविंग में भी क्या मेटाबॉलिज्म होता है, देखो ये जो केमिकल रिएक्शंस है इसको तुम टेस्ट ट्यूब में भी करा सकते हो, है ना। मान लो ये कोई टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब के अंदर भी तो केमिकल रिएक्शंस हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो रिएक्शन होता है इसको ना हम लिविंग बोल सकते हैं और ना हम नॉन लिविंग बोल सकते हैं।
क्योंकि ये जो टेस्ट ट्यूब है ये नॉन लिविंग है, टेस्ट ट्यूब इज अ नॉन लिविंग थिंग, राइट। लेकिन इसके अंदर जो केमिकल रिएक्शंस हो रहा है वो रिएक्शन लिविंग है, ठीक है। तो रिएक्शन लिविंग है लेकिन ये हो रहा है नॉन लिविंग चीज में, तो इसीलिए इसको हम लिविंग भी नहीं बोल सकते, नॉन लिविंग भी नहीं बोल सकते, ठीक है, समझ में आ गया। लेकिन सेल के अंदर जो भी मेटाबॉलिज्म हो रहा है उसको हम लिविंग बोल सकते हैं, क्योंकि सेल भी लिविंग है, उसके अंदर रिएक्शन जो हो रहा है वो भी लिविंग है। तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जिसमें भी होगा उसमें मेटाबॉलिज्म होगा, और इसी वजह से मेटाबॉलिज्म एक डिफाइनिंग फीचर है, ठीक है। सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में मेटाबॉलिज्म प्रेजेंट है, कोई एक्सेप्शन नहीं है, और नॉन लिविंग में मेटाबॉलिज्म नहीं होता है, ठीक है। तो इसीलिए सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड मेटाबॉलिज्म इज ए डिफाइनिंग फीचर, ठीक है। फाइनली हमें एक डिफाइनिंग फीचर मिला है। तो कोई भी एक ऑर्गेनिज्म है उसमें अगर मेटाबॉलिज्म हो रहा है तो तुम डायरेक्ट मेटाबॉलिज्म देख के तुम बोल सकते हो कि ये लिविंग है, क्योंकि ये डिफाइनिंग फीचर है, ठीक है। ग्रोथ और रिप्रोडक्शन नॉन डिफाइनिंग फीचर है, उसको देख के तुम बोल नहीं सकते कि ये लिविंग है कि नॉन लिविंग है, क्योंकि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नहीं करते और नॉन लिविंग में भी ग्रोथ होता है। लेकिन मेटाबॉलिज्म जो है वो डिफाइनिंग फीचर है और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। तो अगर कोई ऑर्गेनिज्म में बोला कि इसमें मेटाबॉलिज्म होता है मतलब ये लिविंग ही है, ठीक है, समझ में आ गया। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, ठीक है, मतलब लास्ट फीचर पढ़ते हैं, कॉन्शियसनेस। तुम लोग भी कॉन्शियस रहो, ठीक है, बेहोश मत हो जाना पढ़ते पढ़ते। चलो पढ़ते हैं कॉन्शियसनेस, 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 ठीक है। All living organisms react with external stimuli and non-living things don't have consciousness, so it is a defining feature. Humans have self-consciousness. ये लिख लो पहले, उसके बाद मैं समझाती हूँ, ठीक है, लिखना इंपॉर्टेंट है अभी से, ठीक है। नोट्स मतलब खुद के लैंग्वेज में लिखो कि तुम्हें कैसे नोट्स समझ में आएगा। अगर खुद के लैंग्वेज में भी लिख रहे हो, बंगाली में लिख रहे हो, हिंदी में लिख रहे हो, मराठी में लिख रहे हो, किसी भी लैंग्वेज में लिखो तुम्हें जैसे समझ में आए, ठीक है, क्योंकि मेन बात है तुम्हें कॉन्सेप्ट समझना है, ठीक है। सो कॉन्शियसनेस होता क्या है, कॉन्शियस क्या होता है। तुमको मान लो तुम यहाँ पे खड़े हो, ठीक है, तुम्हारे पीठ में किसी ने आके गर्म पानी का बोतल लगा दिया, तो तुम ऐसे हो जाओगे, है कि नहीं, तुम रिएक्ट करोगे कि नहीं, कि तुम्हें पता है कि वो गर्म पानी है, वो गर्म है चीज, वो तुम्हें लगा, ठीक है, तुम्हारे रिसेप्टर ने उसको रिसीव किया तभी तुमने रेस्पॉन्स किया, याद है ना कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर, ठीक है। तो मतलब तुम क्या हो, तुम कॉन्शियस हो, तुम जिंदा हो, ठीक है, ओके। सो जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, प्लांट, एनिमल, माइक्रोब्स, प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, सारे के सारे ऑर्गेनिज्म जो लिविंग है वो क्या करते हैं, वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अगेंस्ट में रिएक्ट करते हैं, वो स्टिमुलाई को रेस्पॉन्स करते हैं। स्टिमुलाई मतलब सिग्नल, उस सिग्नल को अगेंस्ट में रेस्पॉन्स करते हैं, ठीक है। जो प्लांट्स होता है वो लाइट, वाटर या बाकी जो भी पोल्यूटेंट्स होते हैं उसके अगेंस्ट में वो रेस्पॉन्स करते हैं। ह्यूमंस तो करते हैं, पता है, एनिमल्स भी करते हैं, माइक्रोब्स भी करते हैं, ठीक है। सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो एनवायरनमेंट के अगेंस्ट में, स्टिमुलाई के अगेंस्ट में रेस्पॉन्स करते हैं। इसका मतलब क्या है, वो सब क्या है, कॉन्शियस है, ठीक है, उन सब के पास कॉन्शियसनेस है। लेकिन जो नॉन लिविंग थिंग है उसके पास क्या कॉन्शियसनेस है। मान लो ये वॉल है, ठीक है, इस वॉल पे तुमने घूसा मारा, इसको लात मार रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, इस वॉल को दर्द होगा, उल्टा तुम्हें दर्द होगा, क्योंकि तुम्हारे पास कॉन्शियसनेस है, इसके पास नहीं है। इसको कुछ भी करो वॉल को, इसको कुछ भी नहीं होगा, और ना ये रिएक्ट करेगा ना ये रेस्पॉन्स करेगा, क्योंकि ये नॉन लिविंग है और इसके पास कॉन्शियसनेस नहीं होता, ठीक है। सो नॉन लिविंग चीजों में कॉन्शियसनेस नहीं होता, सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में कॉन्शियसनेस होता है। तो इसी वजह से इट इज अ डिफाइनिंग फीचर। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म में अगर तुम्हें दिख जाए, अगर बोले कि ये एक ऑर्गेनिज्म है, इसमें कॉन्शियसनेस है, इसका मतलब ही क्या है, आंख बंद करके बोलना है कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है, क्योंकि कॉन्शियसनेस एक डिफाइनिंग फीचर है। समझ में आ गया। अब देखो एक चीज, ह्यूमंस हैव सेल्फ कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस और सेल्फ कॉन्शियसनेस क्या होता है। सेल्फ कॉन्शियसनेस जो है वो सिर्फ ह्यूमन के पास है, मतलब सोचने का कैपेसिटी। लाइक प्लांट जो है उसके पास कॉन्शियसनेस है, वो लाइट को, वाटर को वो रेस्पॉन्स कर रहे हैं, लेकिन उसको पता नहीं कि कौन सा चीज अच्छा है। मान लो यहाँ पे झगड़ा चल रहा है, तुम्हें इस झगड़ा में इन्वॉल्व नहीं होना, ये ह्यूमंस कहता है। ह्यूमंस के पास वो कैपेसिटी है कि ये झगड़ा जो हो रहा है वो अच्छा नहीं है, तो तुम सेल्फ कॉन्शियस हो, सेल्फ अवेयर हो। लेकिन कोई अगर वहां पे डॉग आ गया तो वो डॉग जाके वहां पे घुस जाएगा, उसको कुछ पता नहीं यहाँ पे क्या हो रहा है कि नहीं। तो वैसा है जो ह्यूमंस है, सिर्फ उसी के पास ही क्या होता है, सेल्फ कॉन्शियसनेस होता है, ठीक है। तो समझ में आ गया। अब देखो एक चीज, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है
जो कोमा पेशेंट होता है, क्या उसके पास कॉन्शियसनेस होता है? कोमा पेशेंट के पास, जरा सोचो, दिमाग थोड़ा लगाओ, अभी 11th में आ गए हो, सोचो जरा। सोच लिया? सोचो जरा, देखते हैं किसमें कितना है दम, जो भी सोच लेगा उसको मिलेगा 2 चॉकलेट। कैसे मिलेगा? कमेंट में दे दूंगी 2 चॉकलेट का इमोजी, है ना? ठीक है। कोमा पेशेंट जो होता है, देखो कोमा पेशेंट के पास कॉन्शियसनेस होता है, सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं होता। ठीक है, समझ में आया? क्योंकि कोमा पेशेंट जो होता है वो डेड नहीं होता, वो लिविंग होता है, नॉन लिविंग तो नहीं होता ना, क्योंकि उसमें जो भी प्रोसेस है, लाइक वो ऑक्सीजन ले रहा है, उसमें रेस्पिरेशन हो रहा है, उसमें आर्टिफिशियल मशीन्स के द्वारा उसको जिंदा रख रहा है, लेकिन उसके बॉडी में जो प्रोसेस है वो सब तो हो रहा है ना, उसके सेल्स में मेटाबॉलिज्म हो रहा है, इसीलिए तो, नहीं तो मर जाता तो उसका सेल जो है वो डिग्रेड हो जाता, उसका बॉडी भी डिग्रेड हो जाता ना, है कि नहीं? अगर उसमें ब्लड फ्लो नहीं होता, सेल जिंदा नहीं रहता, तो उसका बॉडी डिग्रेड हो जाता। तो उसमें कॉन्शियसनेस है, क्योंकि उसके बॉडी में जो भी है वो ऑक्सीजन ले रहा है, तो ऑक्सीजन आ रहा है, वो ले रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा है, ये एटमॉस्फेयर के साथ एक कम्युनिकेशन हुआ कि नहीं, वो रेस्पॉन्स कर रहा है कि नहीं। तो कोमा पेशेंट के पास कॉन्शियसनेस होता है, बट दे डोंट हैव सेल्फ कॉन्शियसनेस। ठीक है, वो हाथ हिला नहीं सकते, वो खा नहीं सकते, वो मतलब सोच नहीं सकते, उसके ब्रेन जो है वो डेड होता है। ठीक है, तो इसीलिए कोमा पेशेंट कॉन्शियस होता है, बट उसके पास सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं होता। ठीक है, समझ में आ गया? तो हो गया ये जो टॉपिक था, व्हाट इज लिविंग, ये हो गया। हमने 4 फीचर देखा। क्या क्या हमने देखा? सबसे पहले देखा ग्रोथ, फिर देखा रिप्रोडक्शन, उसके बाद देखा हमने मेटाबॉलिज्म, देन कॉन्शियसनेस। ठीक है, यहाँ से हमें पता है ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन जो है वो दोनों क्या है, वो दोनों नॉन डिफाइनिंग फीचर है, और मेटाबॉलिज्म और कॉन्शियसनेस क्या है, ये डिफाइनिंग फीचर है। ठीक है, सो व्हाट इज लिविंग, कोई भी ऑर्गेनिज्म लिविंग है कि नहीं हमें कैसे पता चलेगा? अगर मान लो कोई एक ऑर्गेनिज्म है, तुम्हें किसी ने पूछा सबसे पहले आके, ठीक है, कि बेटा बताओ इसमें ग्रोथ हो रहा है, तो क्या ये लिविंग है? तुम नहीं बता सकते, क्योंकि जो ग्रोथ है वो नॉन लिविंग में भी होता है, लिविंग में भी होता है। ठीक है, फिर बोला आगे कि इसमें रिप्रोडक्शन भी होता है, बताओ ये लिविंग है? फिर भी तुम नहीं बता सकते, क्योंकि रिप्रोडक्शन सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं करते। ठीक है, मान लो फिर बोला कि इसमें मेटाबॉलिज्म होता है, आंख बंद करके ये लिविंग है। मान लो बोला इसमें कॉन्शियसनेस है, आंख बंद करके ये लिविंग है। ठीक है, सो डिफाइनिंग फीचर जिसमें भी होगा वो लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा, नॉन डिफाइनिंग फीचर जिसमें होगा वो लिविंग भी हो सकता है, नॉन लिविंग भी हो सकता है, लेकिन बाद में तुम्हें लेटर ऑन देखना पड़ेगा। ठीक है, मान लो ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन तुमने नोटिस किया, तुरंत नहीं बोल सकते, कॉन्शियसनेस और मेटाबॉलिज्म भी तुम्हें देखना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ गया? व्हाट इज लिविंग, जिसके पास डिफाइनिंग फीचर होगा वो लिविंग होगा। ठीक है, और हमने 4 फीचर देखा, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म और कॉन्शियसनेस, किससे कैसे मतलब क्या क्या होता है सब कुछ समझ में आ गया ना। तो अभी हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, दैट इज डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, एंड 11th में आए हो, बहुत कुछ चीजें नया लगेगा। ठीक है, बहुत कुछ चीजें लाइक बाहर की दुनिया भी नहीं लगेगी, पढ़ाई भी बहुत ज्यादा अचानक क्लास 10 से जब 11th में आते हो बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ जाता है, अचानक बढ़ जाता है, डबल हो जाता है ना। तो पैनिक बिल्कुल नहीं होना है, सारा चीजें आराम आराम से एंजॉय करके पढ़ना है, और बहुत अच्छे से 11th-12th पढ़ना है, क्योंकि 11th-12th भी बेस है। अगर तुम्हें इन फ्यूचर नीट का प्रिपरेशन करना है, या कुछ और कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना है, या तुम्हें ग्रेजुएशन भी करना है, ये 11th-12th जो है वो बेस है। ठीक है, और नीट के स्टूडेंट अगर कोई देख रहे हो तो प्लीज बहुत अच्छे से बेस तैयार करो। ठीक है, बहुत अच्छे से पढ़ो। चलो अभी नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, चलो चलो चलो।